तो हेलो, का हाल चाल है बउआ लोग। ठीक है, तो अपना क्लास स्टार्ट करें अकाउंट्स का। तो आज अपना क्लास है वो अकाउंट्स का 4th क्लास है शायद। हाँ शायद 4th ही क्लास है, अब यार मेरे को याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अब खुद भी पढ़ना है, फिर ऑफलाइन क्लासेस हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं और रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, चलो 4th क्लास ही मान लेते हैं। ठीक है, अपन अब जो पहली वाली क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे तो। और शुरू करते हैं आपका बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। पिछली क्लास में मैंने अकाउंट्स पढ़ा दिया था। ठीक है, अकाउंट्स में एसेट बता दिए थे। एसेट क्या होते हैं, एंटिटी बता दी थी, ट्रांजैक्शन बता दिया था। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एंटिटी, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ एसेट। तो एंटिटी क्या है, तो एंटिटी ये है कि अगर मैंने कोई बिजनेस चालू किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है, तो उसका एक अलग अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व यानी उसका अलग एग्जिस्टेंस है। अब भले उसको देखा ना जा सके, पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं उसको, रूम के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन उसको देखा ना जा सके, लेकिन उसका भी एग्जिस्टेंस हो इन पेपर्स। अब किसी कंपनी को रजिस्टर कराएंगे तो उसके लिए कंपनीज एक्ट 1956 है। ठीक है, उसके अंडर रजिस्टर कराएंगे। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी एंटिटी उसको रजिस्टर्ड करवा दिए तो रजिस्टर्ड कराने के बाद वो एक एंटिटी बन गई। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस उसको एंटिटी बनाना हो, अलग एंटिटी बनाना हो, उसका अलग पहचान देना हो, तो उसको किसी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा दो। सिंपल फंडा। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, जो कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लेना, और फालतू की बातें नहीं, काम की चीज़ें। ठीक है, तो एंटिटी क्या है, तो उसका अलग एग्जिस्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन का। और वो कैसे मिलेगा, तो उसको किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा देने से। पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड करवा दो, कंपनीज बना रहे हो तो कंपनीज में रजिस्टर्ड करवा दो। अब ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, तो ट्रांजैक्शन वो है कि हम गए, बोले चचा 2 गो बिस्कुट दे दो, 4 गो चॉकलेट दे दो। ठीक है, या फिर सेंटर फ्रूट। ठीक है, सेंटर फ्रेश ले लिए, सेंटर फ्रूट ले लिए, कोई भी च्युइंगम ले लिए, कुछ भी खा लिए, कुछ भी बेच दिए, कुछ भी खरीद लिए, कुछ भी पहन लिए। वो सभी चीज़ें जो आप पैसे देकर कर रहे हो, वो सभी चीज़ ट्रांजैक्शन है बाबू। ठीक है, वो सभी चीज़ ट्रांजैक्शन है, जो तुम समझ लो। ठीक है, कहीं और खर्चा करना हो, किसी और के लिए खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो जोमेटो से मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वो भी ट्रांजैक्शन है बाबू। ठीक है, रिचार्ज करवा दिए, वो भी ट्रांजैक्शन है बाबू। तो हर एक चीज़ ट्रांजैक्शन है, समझे। जो चीज़ आप किसी के लिए कर रहे हो या फिर अपने लिए कर रहे हो पैसे देकर, वो सभी चीज़ ट्रांजैक्शन है बाबू। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन तो ये हो गया। अब आते हैं एसेट पे। एसेट क्या है, क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज ही चलें, आराम से लाइन बाय लाइन हो रहा है। अब बुक मेरे से ज़्यादा बुक को मालूम है यार। ठीक है, मेरे से ज़्यादा बुक को मालूम है, और मैं थोड़ा भुलक्कड़ भी हूँ ना, तो इसलिए मेरे से ज़्यादा बुक को मालूम है कि कैसे लेकर चलना है तुमको, तो बुक के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज चलते हैं। अब आता है एसेट। तो एसेट क्या है बाबू, तो एसेट है आपकी हर एक चीज़, every kind of thing which can be used in business and it helps to run the business properly is called asset। ठीक है, हर एक वो चीज़ जो एक बिजनेस को चलाने में रेगुलरली मदद करे, वो चीज़ एसेट है सर। ठीक है,
अब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा एसेट क्या है? अब देखो, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? बेंच ज़रूरी है, ये बोर्ड ज़रूरी है, टैब ज़रूरी है, ये वाला पेन ज़रूरी है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टैंड ज़रूरी है, ठीक है, वो प्रोजेक्टर ज़रूरी है, लाइट के लिए बल्ब ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, पोस्टर ज़रूरी है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी हूँ। क्योंकि ये सभी चीज़ हो, मैं ही ना हूँ तो पढ़ाएगा कौन? ठीक है। तो ये जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको चलाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है रेगुलर और अच्छे से चले, तो वो सभी चीज़ एसेट है। अब इसमें एसेट में आता है, अब यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इस क्लास में अब इसके आगे आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो अलग अलग क्या बोलते हैं, दो तरह के एसेट हैं। हाँ, ठीक है, कोई आ गया था, डिस्टर्ब हो गया, ध्यान चला जाता है ना, इसलिए आते हैं हाइलाइटर पे। देखो बाबू, एसेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, ठीक है। फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। अब फिक्स एसेट क्या है, तो इसके नाम से तुम लोग समझ लोगे, ठीक है। फिक्स माने क्या? फिक्स मीन्स फिक्स हो गया, एक जगह रखा, वहीं रह गया, हमेशा के लिए रह गया, ठीक है, फिक्स हो गया। तो फिक्स से ये मतलब है कि फिक्स एसेट आपका हमेशा परमानेंट रहता है। अब इसका जो डेफिनीशन है अकाउंटिंग टर्म में, मैं समझाने के लिए बस ऐसे बता रहा हूँ कि हमेशा रहता है परमानेंटली, लेकिन परमानेंट नहीं रहता। इसको परमानेंट कब मानेंगे, फिक्स एसेट कब मानेंगे? तो डेफिनीशन के हिसाब से all type of assets which can be used and helped in business and helps to business for more than 1 year, ठीक है, एक साल से ज़्यादा दिनों के लिए। डेफिनीशन कुछ अलग है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। एक साल से ज़्यादा के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को हेल्प करने के लिए, वो फिक्स एसेट है, ठीक है। तो फिक्स एसेट में क्या क्या, मेरे हिसाब से तुम चलो, ठीक है, मेरे कोचिंग के हिसाब से चलो। अब फिक्स एसेट में क्या क्या है जो एक साल से ज़्यादा तक मैं यूज़ करूँगा? पहला है कौन कौन सी चीज़? बेंच, एक बार बनवा दिया, 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक बच्चा सब तोड़ न दे कूद के चाहे जैसे, तब तक आराम से चलेगा, ठीक है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड जब तक घिस न जाए मेरे लिखते 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 लिखते, ये मेरा फिक्स एसेट है। बेंच फिक्स एसेट, बोर्ड फिक्स एसेट। मेरा विजुअलाइजर, जब तक उसका लेंस का कैपेसिटी है, जब तक वो ख़राब नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, तब तक वो चलेगा। एक साल से अगर ज़्यादा दिन तक चला, फिक्स एसेट है। टैब मेरा जब तक मेरे साथ है, जब तक चलेगा, फिक्स एसेट है। मैं जितने दिन तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक तरह से फिक्स एसेट हूँ, ठीक है। अब वो बात अलग है कि मैं अपने आप को अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो ओनर को एसेट के रूप में नहीं माना जाता है। वो ओनर को बिजनेस को लेंडर के तरफ, जो बिजनेस को लोन देता है तो लेंडर के तरह माना जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में आएंगे, ठीक है, एसेट साइड में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों का पैसा लगा है ना, तो इस कारण से। चलो अब आते हैं करंट एसेट पे। ये नाम से मत डिफाइन करना बाबू। करंट मतलब वो वाला करंट नहीं, बिजली वाला कि मारे और कांप गए, ठीक है। करंट मतलब जल्दी, तुरंत। अब तुरंत वाले कौन कौन से एसेट हैं, पहले डेफिनेशन समझ लें। तुरंत एसेट यानी करंट एसेट मीन्स all kind of assets which can be used and helps the business
फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर आएंगे वो एसेट, यूज होकर ख़त्म भी हो जाएंगे, चले भी जाएंगे, ठीक है। वो सभी एसेट करंट एसेट है। अब करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, इसमें क्या क्या आ सकती है, तो मैंने विजुअलाइजर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। विजुअलाइजर भी एक तरह का करंट एसेट हो सकता है। अगर वो जल्दी ही ख़राब हो जाए या फिर रिप्लेस करना पड़े, ज़्यादा यूज़ हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो करंट एसेट हो जाएगा। मैंने सपोज़ करो पोस्टर लगाया, ठीक है, तो पोस्टर ऐसे लगा 2 साल 3 साल तक चला तो वो फिक्स एसेट में आ गया। अगर पोस्टर मेरा जल्दी ही ख़राब हो गया तो वो मेरा करंट एसेट के अंदर आया, ठीक है। कैश जो है, अब मैंने कुछ खरीदा, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, माल खरीद कर और फिर उसको बेच रहा हूँ प्रॉफिट पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पैसे दिए, माल खरीदा, और माल खरीदने के बाद फिर उसको बेचा, बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है, बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है फिर वो यूज़ हो रहा है, तो वो कैश जो हुआ वो भी करंट एसेट हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आ जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। करंट एसेट का आप लोग ना इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। करंट एसेट का आप लोग रीड कर लीजिएगा। हाँ, इन्वेंट्री, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, यानी आपने 1 हफ्ते के लिए किसी को पैसे दिए हैं, वो सभी करंट एसेट में आएंगे, ठीक है। डेटर्स, जिसको आप पैसे दिए और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो लौटा रहा है, 1 साल के अंदर लौटा रहा है, तो वो डेटर यानी कर्जदार आपका। अकाउंट रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, वो सभी चीज़ें, स्टॉक इन्वेंट्री जो 1 साल के अंदर बिक जाएंगी, वो सभी चीज़ें, कैश, बैंक बैलेंस, ये सभी चीज़ें आती हैं जाती हैं हमेशा। डिपॉजिट निकासी, डिपॉजिट विड्रॉल हमेशा होते रहता है। तो ये भी 1 साल के अंदर बहुत बार लेन देन होगा। ये सभी चीज़ें करंट एसेट में आएंगी, ठीक है। ये आपके बिजनेस को हेल्प करती हैं, इसलिए ये एसेट हैं, और इसी कारण से 1 साल के अंदर ये आएंगी जाएंगी, यूज़ होंगी, तो इसलिए ये करंट एसेट है, ठीक है। अब आते हैं आपके तगड़े कॉन्सेप्ट लायबिलिटी में। लायबिलिटी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, हो सकता है कहीं सुना हो, लेकिन लायबिलिटी का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा। लायबिलिटी क्या है, ये आपके लिए एकदम न्यू टर्म है। लायबिलिटी आपके लिए एकदम न्यू टर्म है। अब लायबिलिटी मीन्स क्या होता है? लायबिलिटी मीन्स एक तरह की जिम्मेदारी, एक तरह की ऑब्लिगेशन जो आपको दोबारा वापस करनी है। हर एक वो चीज़ जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है और वो उसको आपको फिर से पे ऑफ करना है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सभी चीज़ लायबिलिटी है, ठीक है। अब लायबिलिटी का एग्जांपल क्या होगा? देखो, मैं सपोज़ कुछ खरीद कर लाया, तो उस टाइम पे वो मैंने किसी और से पैसे लिए और ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसको मैंने एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो चीज़ मेरे लिए एसेट हो गया, लेकिन मुझे वापस देने के लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गई, ठीक है। ये मेरे सिर पे जिम्मेदारी हो गई, ये मेरा ऑब्लिगेशन हो गया कि मैं उसको दोबारा पे ऑफ करूँगा। अब लायबिलिटीज़ में 2 तरह की लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये लंबी लायबिलिटी है, यानी लंबा कर्जा है। तो इसके लिए अब देखो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म तो नाम से ही मालूम है कि ये लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म यानी लंबी चलने वाली जो जिम्मेदारी है, जो कर्ज है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ही जुड़ता हुआ है कि ये 1 साल के अंदर जो पे ऑफ हो जाएगा, जो जिम्मेदारी, वो है करंट लायबिलिटी। अब मैं सपोज़ करो कि मैं प्रोजेक्टर किसी से बोरो करके लाया, ठीक है।
अब वो मेरे को बोला कि 1 महीने के अंदर ये मुझे वापस कर देना बाबू, ठीक है। ठीक, अब ये चीज़ देखो कि हमारे रिकॉर्ड करे देवसन की ना। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे यार, कोई आ गया था इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से, हम लोग लाइबिलिटी पे थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम लोग समझ गए, अब करंट लाइबिलिटी अपने को समझना है, ठीक है। चलो, करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी वही होती है जो आपको, देखो, अरे हाँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आर दोज दैट आर यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक से जो लोन लिए 5 साल 10 साल के लिए, वो सभी लोन हो गए। प्रॉपर्टी लोन हो चाहे जो लोन हो, वो सभी लोन जो बिजनेस के यूज़ के लिए हैं वो सभी लॉन्ग टर्म लोन हो गए। और करंट लोन वही हो गया कि आपको किसी को पैसे देना है। एसेट क्या हो गया? आपको किसी से शॉर्ट टर्म में पैसे लेना है। और लायबिलिटी क्या होगा? आपको शॉर्ट टर्म में किसी को पैसे देना है। अब मैंने जो प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल लेकर चल रहा था, प्रोजेक्टर मैंने अगर किसी से बोरो किया है और उन्होंने बोला कि बाबू मुझे 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ, 2 महीने मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, यूज़ करो तुम अपने क्लास में, बाद में तुम मेरे को वापस कर देना 2 महीने के बाद। तो ये क्या हुआ, मेरे पास ये जो एसेट है, फिलहाल ये एसेट है, ठीक है, मेरे बिजनेस को ये फ़ायदा दे रहा है, लेकिन ये मुझे पे ऑफ भी करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी हुई, ठीक है। एक तरह से ये मेरा एसेट है कि मेरे बिजनेस को हेल्प कर रहा है, लेकिन ये मेरी लायबिलिटी हुई कि मैं उससे पे ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो असली में एसेट में वही चीज़ें आएंगी जो आपकी क्या बोलते हैं, बिजनेस की काम की चीज़ हो, ठीक है। और लायबिलिटी में वो सभी चीज़ें आएंगी जो सभी चीज़ें आपको दोबारा लौटानी हैं, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं आपके कैपिटल टर्म पे। कैपिटल क्या है? व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल का मतलब कहीं होता है राजधानी, यानी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हो गया न्यू दिल्ली, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज मुंबई, ठीक है। तो ऐसे ही व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया आपका ये लखनऊ। तो ये एक अलग कैपिटल हुआ। एक कैपिटल है कैपिटल लेटर वाला, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, लेकिन ये वो कैपिटल नहीं है, वो दोनों कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल है यानी पूंजी। what kind of investment you can do in your business, that is called capital। जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी कैपिटल है, ठीक है। अब मैं बड़ा तेज मुरली, तो अब कैपिटल ये है कि कितना पैसा आप लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे, तो ये हुआ आपका कैपिटल। अब मैं सपोज करो कि बेंच खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, बोर्ड खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें मैं इन्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो टाइम भी तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें मेरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो ये सभी चीज़ें मेरी पूंजी है, समझे। यही सभी चीज़ें मेरी पूंजी है। तो पूंजी में क्या क्या आ जाएगी? एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज़ मेड इन द बिजनेस
to use it, to form it, to do the business or run the business properly is called capital. मीन्स हर एक वो चीज़ कैपिटल है जो बिजनेस में काम ली जा रही है। अब इसमें कैपिटल में आपका एसेट भी आया, आपकी लायबिलिटी भी आई, क्योंकि लायबिलिटी किस कारण से ली जा रही है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना। एसेट क्यों बिल्ड किए जा रहे हैं? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हर एक वो इन्वेस्टमेंट अब खुद के पैसे की हो, कहीं से लेकर लगा रहे हैं, वो सभी चीज़ें एग्रीगेट में कैपिटल होती हैं। समझे? चलो अब आते हैं आपके सेल्स पे। तो सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, यानी सेल्स से सिंपल समझना है कि सेल्स वो हर एक चीज़ है जो आप बेच रहे हैं किसी को पैसे लेकर या फिर उधार में। समझे? बेचना इज सेल्स। जो कुछ भी आप बेचे वो सभी सेल्स कहलाएगा। पैसे देकर तुरंत नगद बेचे या फिर क्रेडिट में बेचे, उधारी में, वो सभी सेल्स कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं आपके रिवेन्यू पे। रिवेन्यू क्या है? तो देयर आर द अमाउंट्स ऑफ बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेसेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टी, रेंट रिसीव्ड एंड etc. रेवेन्यू इज कॉल्ड इनकम। अब देखो, तुम्हारे लिए मैंने रीड तो कर दिया, ठीक है। इसको एक बार फिर से तुम लोग भी रीड कर लेना और रीड करके अपना नोट्स कंप्लीट करना, ठीक है। देखो, रिवेन्यू हर एक वो चीज़ है, हर एक वो इनकम है, हर एक वो पैसा का आना है जो आप किसी को कोई सामान बेचकर हर एक वो पैसा जो आ रहा है बिजनेस में, वो रिवेन्यू है। सिंपल में समझो, ठीक है। ज़्यादा टर्म में घुसने की बात नहीं है, ठीक है। सिंपल में समझो, हर एक वो पैसा जो बिजनेस के अंदर आ रहा है वो रिवेन्यू है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? तो पहला सेल्स रिवेन्यू हो सकता है, कमीशन से आप कमा सकते हैं तो कमीशन रिवेन्यू हो सकता है। बैंक में पैसे हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट का रिवेन्यू है, ठीक है। अब कहीं से आपको, हाँ, उधारी आप दिए थे, उधारी आपको मिल गया, वो रिवेन्यू है। डेटर आपका ख़त्म हुआ, आपके पास कैश आया, वो रिवेन्यू है। तो हर एक वो पैसे का इनकम यानी आ रहा है, वो सभी चीज़ रिवेन्यू के अंदर आएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, दो तरह की चीज़ है, ठीक है। अब कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses. Generally, expenses are measured by the cost of asset consumed or services used during an accounting period. The usual item of expenses are depreciation, rent, wages, salary, interest, cost of heater, light and water, telephone, etc. अब एक्सपेंडिचर क्या है? तो एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी,
purchase of furniture, etc. are example of expenditure. If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expense. If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expense, also called revenue expenditure. यानी हर एक वो खर्च जो एक साल के अंदर यूटिलाइज हो जाए, वो हर एक खर्च बिजनेस की एक्सपेंस कहलाएगी। और जो खर्च आपको लंबे समय तक चले वो एक्सपेंडिचर कहलाएगी। और जो एक्सपेंस कहलाएगी यानी शॉर्ट टर्म की एक्सपेंडिचर, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाएगा। एक टर्म में एक्सपेंस कहा जाएगा, यानी मेरा लगने वाला है उतना पैसा, तो ये एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन उसका दूसरा नाम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा। ठीक है। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट हुआ रिवेन्यू पहले कमाए, अब पैसे अगर हम कुछ बेचे तो बेचने के बाद पैसे आए तो उसमें मेरा एक्सपेंस भी है और मेरा प्रॉफिट भी है। यानी मेरा जो उस गुड्स को खरीदने का जो कॉस्ट था वो भी उसमें एडेड है, और जो मेरा प्रॉफिट, जो मेरा मुनाफा था, जो मेरा मार्जिन था, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इसका क्या फॉर्मूला बना? पहले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू। तो प्रॉफिट क्या हुआ? रिवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है। अब प्रॉफिट के मुकाबले, ठीक है, रिवेन्यू के मुकाबले कॉस्ट जो है वो हाई है, तो यानी लॉस हुआ। और रिवेन्यू के मुकाबले अगर कॉस्ट लो है तो यानी हमको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट ओवर रिवेन्यू यानी कॉस्ट ऊपर है रिवेन्यू से तो लॉस होगा, यानी खर्चे हमने ज़्यादा कर दिए और पैसे आए कम तो लॉस होगा। और पैसे आए ज़्यादा और खर्चे हमारे कम लगे तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब आते हैं आपके गेन पे। अब प्रॉफिट और गेन में आप लोग कंफ्यूज होंगे कि प्रॉफिट क्या है और गेन क्या है। तो प्रॉफिट मैंने बता दिया, अब गेन में आएंगे। अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज sales of fixed asset, winning a court case, appreciation in the value of an asset is gain। यानी प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट आपका डिसाइडेड होता है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से, तो ये आपका कैलकुलेटेड है, ये आपका प्रेडिक्टेड है। आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को यहाँ से प्रॉफिट मुनाफा होगा, तो ही आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो गेन होता है वो सोचा समझा नहीं होता है, वो अचानक से हो जाता है। अब सपोज करिए कि जैसे कमीशन हो, ठीक है, आप किसी का प्रोडक्ट कोई बेचवाए, वो आपको बोला कि मैं आपको 10% कमीशन दे दूँगा। ठीक है। अब 10% कमीशन के लिए आप किसी का प्रोडक्ट बेचवाए, तो ये आपका पहले से मालूम है, पहले से प्रेडिक्टेड है आपके लिए कि मुझे 10% मिलेगा। अब इसमें भी एक गेन का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर आप उसका प्रोडक्ट बेचवाने के बाद वो और ज़्यादा खुश हो गया, या फिर आपको और इंसेंटिव देना चाहता है, तो वो क्या करेगा? 10 के बजाय 12% आपको कमीशन दे दिया। तो ये जो 2% का कमीशन है, ये आपका एक्सपेक्टेड था, ये आपको मालूम था, ये तो अचानक से हो गया। तो अचानक से जो आपको इनकम हुई वो हो गई आपकी गेन। ठीक है। रास्ते में चल रहे हैं और कहीं से आपको 1000 2000 रुपये मिल गए, वो सभी क्या है?
गेन, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आप पहले से जानते थे कि मैं उस रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे इतना मिलेगा? तो ये अनएक्सपेक्टेड था। तो जो भी अनएक्सपेक्टेड इनकम होती हैं वो सभी चीज़ें गेन होती हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका लॉस का कॉन्सेप्ट। तो लॉस मैंने बता ही दिया कि कॉस्ट ओवर रिवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। खर्चे आपके ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो आपका लॉस होगा, और इनकम आपकी ज़्यादा है और खर्चे कम है तो आपका प्रॉफिट होगा। अब आता है आपका डिस्काउंट। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये बस डिस्काउंट करके हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। डिस्काउंट क्या है? अब डिस्काउंट में भी बहुत तरह के टर्म आते हैं, आगे चल के नेक्स्ट पेज में आपको पढ़ने को मिलेगी। अब डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट के कई तरह के मायने होते हैं, ठीक है। डिस्काउंट यानी किसी भी चीज़ में छूट। अब छूट कई तरह की होती है, आगे नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट देखो, आप गए, ठीक है, टी शर्ट खरीदने, सपोज आप गए टी शर्ट खरीदने, और टी शर्ट खरीदने के टाइम पे वो आपको बोला कि अगर आप 5 टी शर्ट खरीद लेंगे ना तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अब सपोज़ करो कि आपका 200 रुपये का टी शर्ट है और 5 टी शर्ट आपको खरीदने हैं, तो 5 टी शर्ट के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब 1000 रुपये आप पेमेंट करेंगे तो वो बोलेगा बाबू आपको 50% ऑफ है, ठीक है, ये ऑफर चल रहा है, ऑफर ऑफर ऑफर, यू आर गेटिंग अ 50% डिस्काउंट ऑन दिस 5 टी शर्ट्स। अब आप खुश हो गए, खुश हुए, आपको 1000 रुपये लगना था वो 500 रुपये लगा, यानी एक टी शर्ट आपकी पड़ी 100 रुपये की। तो डिस्काउंट यही है कि कस्टमर को खुश करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और कभी कभी मार्केटिंग करने के लिए भी डिस्काउंट का उपयोग होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट यही है कि आपको किसी तरह की छूट मिले। फिलहाल वीडियो हमारी लंबी बन चुकी है, क्लासेस हमारी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पेज में हो सके तो आप लोग भी पढ़ लेना यार, ठीक है, हो सके तो आप लोग भी खुद से रीड कर लेना इसको। इसके बाद से फिर वाउचर है, गुड्स है, ठीक है, ड्राइंग है, परचेज है, स्टॉक है, डेटर है, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आपका डिस्काउंट में भी कई तरह के डिस्काउंट आएंगे, ठीक है। 17, 18 क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बाद 19 क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। डिस्काउंट में भी कई तरह के डिस्काउंट आएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, नोट्स अपनी कंप्लीट रखो, ठीक है।